लास्ट जो कंसेप्ट है VSEPR में वो था बेटा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का। इसके भी फर्दर आपके पास 3 केस बनेंगे, जैसा आपके सामने बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 6 के 6 अगर बॉन्डिंग में चले जाए तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्ट्रक्चर आपके पास होगा ऑक्टाहेड्रल, और उसके अंदर आपके पास सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होंगे। सारे बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट सेम होंगे 90 डिग्री, सारे बिल्कुल डिट्टो। क्लियर। लेकिन अगर एक बॉन्ड पेयर आ गया तो जो आपके पास शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल से वो शेप आएगी स्क्वायर पिरामिडल। अगर एक बॉन्ड पेयर भी आपके पास हट जाता है, उसकी जगह एक लोन पेयर आ जाता है, जैसे यहां पे मान लीजिए आपके पास एक आ जाता है, तो आपके पास जो शेप बनेगी बेटा जी वो शेप क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। बॉन्ड एंगल अब भी सारे सेम रहेंगे, वही 90 डिग्री। और अगर आपके पास 2 लोन पेयर आ जाते हैं, एक यहां और एक यहां, तो आपके पास जो शेप बनेगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। आपके पास बनेगा स्क्वायर ही, बॉन्ड एंगल फिर से वही रहेंगे एग्जैक्ट। आपके पास ये जो एंगल है ये 90 डिग्री रहेंगे फिर से आपके पास सारे। इसमें बॉन्ड एंगल सारे 90 थे, पिरामिडल के अंदर भी और प्लेनर के अंदर भी। और आपके पास अब की बार जो शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो VSEPR वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसने पहली बार शेप्स के बारे में बात की, उसने आपको समझा दिया कि भाई आपके पास किस तरीके से एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते वक्त एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। अलाइन होके वो एक दूसरे के साथ अपनी शेप्स को, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज को किस तरीके से अटेन करते हैं। तो इसने मेन जो केसेस थे वो आपको समझा दिए हैं। अब अपने पास एक और बेहतरीन थ्योरी आ रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। अब उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे बेटा। अब अगली थ्योरी की बात करते हैं बेटा, जैसा आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, अगली थ्योरी है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके सामने जब भी आए, जहां पे भी आए, केमिस्ट्री की कोई भी ब्रांच हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल कुछ भी हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आते ही आपके दिमाग को यूनिडायरेक्शनली सोचना है कि भाई ये कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का है। लेकिन एग्जैक्ट सीधा हाइब्रिडाइजेशन पे ले जाने से पहले आपके सामने थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट। भाई आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिस टाइम पर डिक्टेट की गई थी, जिस टाइम पर आपको समझाई गई थी, तो कहा गया था कि भाई आपके पास इस थ्योरी के एक्चुअल में 2 आपके पास पोस्टुलेट्स थे, या 2 आपके पास डायमेंशंस थी। पहले डायमेंशन एग्जैक्टली VSEPR थ्योरी से ही उठाई गई थी। उसने कहा कि भाई आपके पास एक्चुअली में एनर्जी का कंसेप्ट ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझाएगा। इसने कहा कि हाँ, वैलेंस बॉन्ड आपके पास एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे। अगर आपके पास टोटल रिपल्सिव फोर्सेस टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस से कम है, ध्यान से, रिपल्सिव कम है अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम एनर्जी बाहर निकालेगा, क्योंकि अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी निकलती है। और जब भी एनर्जी बाहर निकलेगी तो सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो बिल्कुल VSEPR वाले कंसेप्ट को ही भाई साहब लेके आए और कहा कि आपके पास अगर सिस्टम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन अगर सिस्टम एनर्जी दे रहा है, अपनी एनर्जी घटा रहा है, तो इसका मतलब वो भाई साहब बॉन्ड बनाने के लिए टोटली प्रिपेयर है। यही चीज इसने समझाई थी। और इसका लास्ट में अगर मैं सेंटर आइडिया कहूं तो सेंटर आइडिया यही था कि टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेज शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन टोटल रिपल्सिव फोर्सेज। उनका एक्सटेंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए टोटल रिपल्सिव फोर्सेज के मुकाबले में। और यही चीज आपके यहाँ के बोर्ड के सामने है आपके पास, एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो आपके पास 2 कंसेप्ट है, एक है एनर्जी कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंसेप्ट, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप, जो हाइब्रिडाइजेशन है बेसिकली। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा के इसको समझते हैं और ये भी देखते हैं कि क्यों फेल हो गया था। अगर किसी भी सिस्टम को एनर्जी रिक्वायरमेंट लेस है और रिलीज अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं दे रहा भी है बेटा आपके पास, ओनली पॉसिबल। अब ये पॉसिबिलिटी कब आएगी, ऊपर वाली लाइन कब आएगी, जिसका सेंट्रल आइडिया वो कब पॉसिबल होगा, तब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे किसके मुकाबले में, रिपल्सिव के मुकाबले में। अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में होंगे, अरे एक का न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में। खुद का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का तो एक अलग ही बॉन्ड है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो दैट इज अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव, जब एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहे हैं और एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, खुद के इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन कभी भी काउंट नहीं होते हैं। तो अगर ये चीजें आपके पास हैं ऑलरेडी, तो आपके पास बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी। चलो इसी के थ्रू हम देखते हैं कि भाई आपके पास सिंपलेस्ट एटम से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, सिंगल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पास भी एक है और एक 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं भाई, ये रहा एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन।
लाल पेन से बेटा इसका इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ये हाइड्रोजन और ये रेड इंक से इसका खुद का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका सिस्टम है एक, ये सिस्टम आपका दो। अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्लैक लाइन से दिखा रखे हैं। ये रे भी आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स, इसका न्यूक्लियस दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका न्यूक्लियस दूसरे, अरे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल सी चीज है ना भाई। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हो गए, एक और एक दो। रिपल्सिव फोर्स कितने हो गए, इसका न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को और इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, वो भी कितने हो गए, दो। जब ध्यान से चीजें चेक की गई तो पता चला कि भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस का अमाउंट आपके रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, थोड़ा सा ही ज्यादा है, बस ज्यादा। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी खुल गई है। और हाँ, H2 मॉलिक्यूल पॉसिबल है, पॉसिबल भी है, आपके डे टू डे लाइफ में आप देख ही रहे हो। तो भाई इस तरीके से आपके पास इस कंसेप्ट ने काम करना शुरू किया कि भाई चेक करो कितने हैं, अगर बराबर हो गए तो चेक करो एक्सटेंट किसका ज्यादा है। अगर अट्रैक्टिव ज्यादा है तो बॉन्ड बनेगा, रिपल्सिव ज्यादा है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। और दोनों का अगर नंबर बराबर है तो एक्सटेंट चेक करोगे आप एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली। अब आगे चलते हैं, He2, क्या He2 पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू VBT? अकॉर्डिंग टू MOT भी आएगा, और अब हम अकॉर्डिंग टू VBT कर रहे हैं बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या पॉसिबल है आपके पास? चलो चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। एक हीलियम, दूसरा हीलियम, ठीक है, ये एक का इलेक्ट्रॉन है भाई और ये उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, रेडिंग से एक पूरा सिस्टम हो गया आपके पास। ये सारा आपका एक पूरा सिस्टम है। ऐसे ये भी आपके पास एक पूरा सिस्टम है, हीलियम और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस देखते हैं भाई। ये हीलियम का न्यूक्लियस दूसरे के दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, बिल्कुल। एक अट्रैक्शन ये रही, एक अट्रैक्शन ये रही। कितने अट्रैक्शन हो गए भाई आपके पास? दो। सिमिलरली ये हीलियम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, एक अट्रैक्शन ये रही की, टोटल दो। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने आ गए? 4। आप कैलकुलेट करके देखो, कोई मेरे से स्किप तो नहीं हो गया जल्दी में, तो प्लीज एक बार जरूर अपना दिमाग दौड़ाइएगा। अब आगे चलते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस। भाई ये भाई साहब इसको रिपेल करेगा दूसरे वाले को, ऐसे ये भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, 2 रिपल्सिव फोर्स। ये वाला दूसरे वाले इसको करेगा और ये वाला इसको करेगा, ऑब्वियसली बात करेंगे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। टोटल रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने हो गए? 4। प्लस इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियस रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन होनी है, बिल्कुल। टोटल रिपल्सिव कितने हो गए? 5। अभी बात हुई थी, पहले नंबर काउंट करो, नंबर साफ दिखा रहा है, अट्रैक्टिव वाला कम, रिपल्सिव वाला ज्यादा। तो भाई आपके पास नेट अट्रैक्टिव लेसर देन दी नेट रिपल्सिव implies there won't be any bond formation, so He2 will not exist। सीधी सी बात है, यहां से आ गए। लेकिन ये कंसेप्ट करते करते एक दिमाग में चीज आई, खिचड़ी बन रही है भाई। देखना, यहां पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, इतनी सारी लाइनें बन गई हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितनी सारी अलग अलग कलर के पेन बना के समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। कहाँ से पेपर में ऐसे बनाते रहोगे? अरे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 आएंगे तो और खिचड़ी, 4 आएंगे तो और खिचड़ी, 17 आ गए तो 18 आ गए तो भाई सब खिचड़ी ऐसी हो जाएगी कि आप बना ही नहीं पाएंगे। इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो हाँ, आपके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है उसके लिए ये कंसेप्ट समझाने के लिए ठीक ठाक है। लेकिन जब आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम के अलावा आप आगे जाओगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, उन पे अगर आप जाओगे तो वहां पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आने के बाद यहां पर आपके पास कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी। मोर द कॉम्प्लिकेशंस मोर विल बी डिफिकल्ट टू असेस कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है या रिपल्सिव ज्यादा है, और अगर बराबर भी हो तो क्या होगा, क्योंकि भाई पता नहीं ना उनके बीच के डिस्टेंस किस हिसाब से आप डिफाइन करोगे। यहाँ पे तो छोटे एटम है तो डिस्टेंसेज ऑलमोस्ट बॉन्ड लेंथ से आपके पास आ जाएंगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती चली जाएंगी। सो द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी हैज बीन टोटली डिस्कार्डेड फॉर द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अब हम एक्चुअल VBT की तरफ चलते हैं, एंड दैट एक्चुअल VBT डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रोडक्शन आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन से पहले थोड़ी सी आपके पास VBT का इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तो उसमें आपके पास बिल्कुल 2 छोटे छोटे पॉइंट हैं, और एक दूसरा उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगा ओवरलैप के बारे में, थोड़े से बारे में। तो पहले कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप के बारे में, कौन ओवरलैप करने वाला है? एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से वाले? एटॉमिक ऑर्बिटल भी तो आपके पास 2 टाइप के हो जाएंगे, एक फुली फिल्ड, एक आपके पास पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, और सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही अपनी वैलेंसी के हिसाब से ओवरलैप करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में एक ही है, वही हाफ फील्ड है, कर जाएगा ओवरलैप दूसरे हाइड्रोजन के साथ। लिथियम में आपके पास 1s2 2s1, तो भाई ये तो फुली फिल्ड हो गया, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये करेगा, बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहां पर फिर आपके पास क्वेश्चन आए, भाई बोरोन में सिस्टम कैसे होगा, बोरोन तो 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तो एक ही हाफ फील्ड है। ऐसे कार्बन में आपके पास 2 ही रहेंगे, आपके पास 1s2 2s2 2p2, एक और एक 2, लेकिन वो तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें तो 2 हाफ फील्ड है। तो बोरोन कार्बन ऐसे केसेस को भी वीबीटी ने शुरू होने से पहले समझाना शुरू कर दिया और बोली इफ एन एटम हैज एम्प्टी और वैकेंट ऑर्बिटल, अगर किसी के पास एम्प्टी या वैकेंट कोई भी ऑर्बिटल अगर है, वो खाली पड़ा है, सीधी बात ये है, देन इट कैन इंक्रीज इट्स वैलेंसी बाय एक्साइटिंग द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल। वो अपनी वैलेंसी को इनहेंस कर सकती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनों को आगे जाके एक्साइट करा के आगे अगले शेल में पहुंचा के। जैसे बोरोन के पास 1s2 2s2 2p1 था, तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी थी, 2s एंड 2p। तो इसमें इसने क्या किया, 2s के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया, एक्साइट करा के यहां भेज दिया। तो अब आपके पास कितने हाफ फील्ड हो गए, पहले जहां एक था अब आपके पास 1 2 और 3, देयर आर 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, सो नाउ द वैलेंसी इज 3 नॉट 1। तो इसने समझा दिया है कि भाई आपके पास किस तरीके से बॉन्डिंग शुरू होनी है। उसके अलावा इसने ओवरलैप के बारे में बताया कि ओवरलैप एक्चुअल में 3 टाइप के होंगे भाई। सबसे पहले पॉजिटिव ओवरलैप, फिर नेगेटिव और फिर जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप कौन से होंगे, जब आपके पास देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइंस क्या डिफाइन करते हैं। तो भाई पॉजिटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कैटायन और एनायन कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव डिफाइन करता है आपकी वेव के क्रस्ट को और नेगेटिव डिफाइन करता है वेव की ट्रफ को। तो जब क्रस्ट और क्रस्ट या ट्रफ और ट्रफ एक दूसरे के साथ, जैसे देखो ये ट्रफ ट्रफ क्रस्ट क्रस्ट, अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो उसको आप बोलोगे पॉजिटिव ओवरलैप। लेकिन अगर क्रस्ट के साथ ट्रफ और ट्रफ के साथ क्रस्ट ओवरलैप करते हैं तो इसको आप बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैप। उल्टे हैं भाई, इसकी क्रस्ट है तो इसकी ट्रफ है। और तीसरा, अगर भाई चीजें ओवरलैप ही नहीं करती, जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, ये px ऑर्बिटल है, क्रस्ट ट्रफ बना लेते हैं इसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी भी बना लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप आपने इनको ओवरलैप कराने की कोशिश की, करा के देखना कुछ कैसा बन जाएगा। ये रहा आपका px, ये रहा आपका py, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ गए। और कहां से ओवरलैप किया, इस वाले एरिया में, जहां पे आप ध्यान से देखोगे ये तो नोड है। नोड कौन सा एरिया, जहां पे इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ऑर्बिटल का वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 है। तो एक्चुअली में भाई ओवरलैप किसका हुआ, अलग अलग एक्सिस होने की वजह से। ऐसी जगह के जहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और जहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहां ऑर्बिटल का ओवरलैप क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो इसको आपने क्या बोल दिया, जीरो ओवरलैप। क्यों, दोनों की डायरेक्शन टोटली अलग है। यहाँ डायरेक्शन सेम थी भाई, यहाँ px था, ये py था, साइड साइड से था। ठीक है जी, ये क्या था आमने सामने, ये क्या था साइडवेज। तो ये थे आपके जीरो ओवरलैप। ऐसे ही s और p का साइडवेज ओवरलैप, s की तो साइड होती ही नहीं है, और p के साथ उसका ओवरलैप करा के देखो, साइडवेज ओवरलैप का मतलब ही नहीं है। s और p तो आमने सामने से ओवरलैप कर सकते हैं सिर्फ सिग्मा, लेकिन साइडवेज ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वो भी क्या कहलाएगा आपके पास, एक जीरो ओवरलैप। और अब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से पूछे जाने वाले थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। तो वीबीटी के पोस्टुलेट सारे आपके सामने ही है बेटा। जैसे देखो, आपके पास सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल शुड ओवरलैप टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हो गई। जैसे देखो, आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे p वाले हैं भाई, हेड ऑन ओवरलैप करें। तो आप ही देखो, जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतने ही आपके पास ये उतने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। आप ही सोचो, एक तो सिर्फ हल्का सा ओवरलैप है, तोड़ना आसान रहेगा, एक ओवरलैप ज्यादा है, तोड़ना आपके लिए काफी मुश्किल रहेगा। जस्ट इमेजिन करके देखो ना, डे टू डे लाइफ से कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देख लो आप, सिंपल सा एग्जाम्पल आपको अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर देगा। तो जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, उतना ही एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा रहेगा। दूसरा, अरे भाई ओवरलैपिंग ज्यादा आ रही है, जस्ट सोच के देखो, उसका इससे ये भी तो साफ हो रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतने ही न्यूक्लियस के पास पहुंच रहे हैं, वो भी तो अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, वो भी तो स्टेबिलिटी ज्यादा देंगे। तो हाँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद, ये विद का साइन है, अपोजिट स्पिन्स विल ओवरलैप विद प्रॉपर डायरेक्शन। भाई ऐसा नहीं कि किसी को किसी के साथ ओवरलैप करा दोगे, नहीं। पीछे आपने जब
इंट्रोडक्शन देखा था वीबीटी का, तो उसमें आपने ये देखा था कि भाई आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, हाफ फिल्ड। और इसने कहा कि हाफ फिल्ड भी ये नहीं कि किसी के साथ करा दो, सिर्फ तभी बॉन्ड बनेगा तब एक क्लॉकवाइज वाला हाफ फिल्ड दूसरे एंटी क्लॉक वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं कि दो क्लॉक वालों की ओवरलैपिंग करा दिया, दो एंटी क्लॉक वालों की ओवरलैपिंग करा दी, ना जी ना। सिर्फ तभी बॉन्ड पॉसिबल होगा जब स्पिन भी अपोजिट होंगे और डायरेक्शन भी ठीक ठाक होगी, डायरेक्शन भी प्रॉपर होगी। आपने देखा ही अभी जीरो ओवरलैप भी तो था। अगर आपके पीएक्स की पीवाई के साथ ओवरलैप कराए, डायरेक्शन ठीक नहीं था, तो ओवरलैप कैसा हो गया था, जीरो। किस काम का था ओवरलैप, किसी काम का नहीं था। 10 सेकंड एक बार पीछे जाके देखो ना वीडियो को। तो हाँ, दो चीजें हैं आपके पास, एक ओवरलैप सिर्फ हाफ फील्ड करेंगे, दूसरा भाई वो हाफ फील्ड वाले भी अपोजिट स्पिन वाले करेंगे। अगर आपको डायग्राम में दे दे कि भाई आपके पास ये भाई साहब है, ये किसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ या इसके साथ, दो ऑप्शन दे दिया भाई, ये वाला है इसको ओवरलैप करना है, इसके साथ करेगा, इसके साथ, किसके साथ करेगा, तो भाई सिंपल सा ऑप्शन है, इसके साथ करेगा। क्यों, हाफ फील्ड होने चाहिए, और दूसरा स्पिन अपोजिट होना चाहिए, और तीसरा भाई उनकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। पॉजिटिव ओवरलैप ही बॉन्ड्स बनाता है, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप बॉन्ड नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, हायर दी ओवरलैपिंग हायर दी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑब्वियस बात है, इंप्लाई करा है अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ही होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी वाला कंसेप्ट आ गया। और ज्यादा एनर्जी रिलीज आई तो इसका सिंपल मीनिंग है भाई स्टेबिलिटी बढ़ गई है बेटा जी आपकी। नेक्स्ट, व्हेन टू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी ओवरलैप्स, अगर दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, अगर वो ओवरलैप करते हैं, देन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देन द ऑर्बिटल्स विद डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा ऑर्बिटल जिसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिसमें आई एम सॉरी बेटा, जिसके अंदर डायरेक्शंस आती हो, वो ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब इसी चीज को क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, फिर वापस इस पॉइंट पे आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए H2, HF और F2, तीन आपके पास सेम से ऑर्बिटल्स हैं, सेम से एक ही ऑलमोस्ट आसपास के साइड से के एलिमेंट्स हैं, वो ओवरलैप करके बैठे हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड इन तीनों में कौन सा होगा? तो आपके पास देखो यहां पर H और H में 1s1 है, यहां पे क्या है 1s1, और यहां क्या है 2p5, तो यहाँ पे S और P का ओवरलैप है, यहाँ पे 2p5 एंड 2p5, P और P का ओवरलैप है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को ओवरलैप करना है ना भाई, तो आप P की एक बार कॉन्फ़िगरेशन तो देखो, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 है, तो ये वाला ओवरलैप करेगा दूसरे वाले के साथ। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो P और P की है। अगर आप S को चेक करो तो S के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, इसमें या तो पॉजिटिव लगा दो या नेगेटिव। अरे सिमेट्रिक शेप है ना, स्फेरिकल है, स्फीयर के अंदर कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। लेकिन अगर P की बात करोगे तो P के अंदर डायरेक्शन है, याद करो PX, PY, PZ, तीन डायरेक्शन है। तो भाई यहां पर S और S का जो ओवरलैप उसमें कोई डायरेक्शंस नहीं, तो हाँ ओवरलैप सीधा आमने सामने से हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे डायरेक्शंस हैं P के पास, लेकिन S में नहीं है, सिर्फ एक ही ओवरलैप पॉसिबल है, वो भी कौन सा, हेड ऑन, ठीक है, उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर बहुत लेना देना है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो उतना ही फायदा भी करेंगे। कैसे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ही ओवरलैप कराना है, डायरेक्शन का पंगा है, पीएक्स को पीएक्स के साथ ही कराना है, दो चीजें हैं। और ये जब ओवरलैप होगा तो ये इन दोनों ओवरलैप के मुकाबले में ज्यादा होगा। यही चीज समझा रखी कि जब दो ऑर्बिटल ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ओवरलैप करते हैं तो जिन ऑर्बिटल्स के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती हैं, जैसे पी और डी, तो उनके अंदर के जो बॉन्ड है वो SS और या SP वालों से हमेशा स्ट्रोंगर होंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम का, फिर कहते पता नहीं कहां से आ गया, यहां से आया बेटा पोस्टुलेट से, जिनको आप कभी देखते ही नहीं हो। तो बेटा S नॉन डायरेक्शनल है, P और D डायरेक्शनल है, तो P और D के जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो SP या SS के डायरेक्शनल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रोंगर होंगे। तो HH की मिनिमम, HF उससे थोड़ा सा ज्यादा, और FF इन तीनों में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप। वो दो टाइप के होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड जिसमें आपके ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, अगर आप ज्यादा पॉजिटिवली बनाओ तो और ढंग से बना लेते हैं, पॉजिटिव, ये क्रस्ट को डिफाइन करें, न्यूक्लियस को नहीं। और ये रहा आपका ट्रफ, नेगेटिव। तो ये वाला ओवरलैप कौन सा हो जाएगा आपके पास, हेड ऑन, जहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को आमने सामने से ओवरलैप करें, इसका नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। और जहां पर आपके ऑर्बिटल्स एक दूसरे को साइडवेज ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साइड से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, वो वाला कौन सा हो जाएगा आपके पास है पाई। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने से पहले एक बार क्रस्ट एंड ट्रफ बना लो, वो भी बेटर रहेगा।
तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास पाई। अब बोर्ड का एक छोटा सा, एक स्कूल लेवल के एग्जाम का एक छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एक बार उनको भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच के आपके ओवरलैपिंग की। तो यहाँ पर सारे के सारे सिंपल से आपके पास डिफरेंसेस हैं जो आपको बोर्ड पे आराम से दिख भी रहे होंगे, सिवाय 2 या 3 ऐसे हैं जो आपके लिए किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो वो आपको थोड़ा सा पता होने जरूरी है। जैसे यहाँ तक के वाले सिंपल हैं, सबको आते हैं, ये हेड ऑन ओवरलैप है, ये साइडवेज है, इसमें एक्सटेंट ज़्यादा होगा ओवरलैपिंग का, इसमें कम, ज़्यादा एक्सटेंट है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्ट करेगा, सीधी बात है, जल्दी टूटेगा ही नहीं, ये आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये अकेला एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये जब तक सिग्मा नहीं बन जाएगा, विदाउट सिग्मा, ये विद का साइन है बेटा, विदाउट सिग्मा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये लास्ट के 2-3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छे एग्जाम के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चनों के लिए। इसके अंदर फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, यानी कि अगर आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप कर गए, जस्ट इमेजिन एक ये और एक ये है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप कर गए हैं, अगर आप इनको रोटेट कराओगे, रोटेशन दिख रही होगी आपको, अगर आप इनको रोटेट कराओगे तो रोटेशन पॉसिबल है, बॉन्ड बिना टूटे रोटेशंस हो जाएंगी। किसमें? सिग्मा के केस में, जिसको आप बोलते हैं जो रोटेशंस होती हैं, क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स घूमते तो रहते ही हैं भाई बॉन्ड बनने से पहले भी, तो अगर वो रोटेशन पॉसिबल है तो इसका नाम हो जाएगा फ्री रोटेशन। वही पाई में साइडवेज ओवरलैपिंग है, थोड़ा सा रोटेट करके देखना, ओवरलैपिंग कहाँ से हुई है, ये लाल के साथ ब्लैक, नीचे लाल के साथ ब्लैक, ये आपके पास टिप है, ये आपके पास हेड है, ये आपके पास टिप है, थोड़ा सा भी एक को रोटेट करके देखो, थोड़ा सा भी देखना, ओवरलैपिंग तो खत्म हो गई, ओवरलैपिंग तो यहाँ ऊपर है और नीचे है, रोटेट करते ओवरलैपिंग खत्म। तो इस केस में आपके पास ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इट इज लोकलाइज्ड बॉन्ड। भाई ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है जो आपके पास आगे आना है। अगर आपके पास जब रेजोनेंस होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ये लोकलाइज्ड है, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के एक बार बैठ गए हैं, फिर वो दूसरों के पास मूव नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर रेजोनेंस के दौरान आप चेक करोगे कि भाई पाई बॉन्ड ही हैं जो मूव करते हैं। रेजोनेंस में होना क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, आपके पाई इलेक्ट्रॉन को ही तो डीलोकलाइज होना है, तो इसके अंदर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा भी देता हूं, जैसे ये आपके पास सब जानते हैं इस चीज को, तो कौन है ये? बेंजीन जी। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करोगे तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि आपके पास ये जो सिग्मा बॉन्ड बने हैं ये ऐसे कैसे हैं? मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ किसकी हुई है? सिर्फ पाई की। पहले आपके पास ये पाई यहां था, मूव करके अब ये इन दोनों के बीच में यहां आ गया है, फिर ये वाला पाई मूव करके आगे चला गया यहां पे, ये वाला मूव करके यहां चला गया। तो मूवमेंट, डीलोकलाइजेशन यानी कि मूवमेंट कौन सी होती है रेजोनेंस में? सिर्फ पाई की। तो इसलिए इनका नाम है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स और इनका नाम है लोकलाइज्ड बॉन्ड। ये शेप को डिटरमाइन करते हैं, इनका शेप की डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बात करूं CO2 की, तो आप CO2 में चेक करोगे कि बेटा ये CO2 की जो शेप है ना, ये शेप आपके सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की वजह से है। ये जो पाई बॉन्ड ऊपर वाले, इनका शेप में कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वैलेंसी को साइडवेज ओवरलैप करके पूरा कराते हैं। और अब हम आ गए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाएगी। तो बेटा जी अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक आपके सामने, क्योंकि पेपर तो आपके पास ऑब्जेक्टिव आ रहा है या सब्जेक्टिव में पूछता है भाई ये CO2 है, इसकी शेप बताओ, इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कैसे निकाली है वो कभी नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर जनरली हम सभी अपनी ट्रिक्स कराते हैं, मैं भी मेरे सर से जो मैंने ट्रिक्स सीखी थी 11th में उसी को अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो फर्स्ट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले उसे फाइंड आउट करो। सेकंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अब 2 केस बनाओ। 2 केस क्या? अगर 8 या 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करोगे, लेकिन अगर 8 से ज्यादा 9, 10, 11, 12 कितने भी आ गए तो आप उसको डिवाइड करोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8 से। 8 से डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर जो बचा, अब इसका भी एक सब केस है, रिमाइंडर जो बचा वो 2 या 2 से ज्यादा, इवन 2 है तो भी, तो उसको फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपके पास 3 चीजें आएंगी जब आप डिवाइड करेंगे, एक Q1, एक Q2, एक R। जैसे मान लो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए, मान लो भाई 6, तो आप 6 को कितने से डिवाइड करोगे? 2 से, तो आपके पास सीधा क्या आएगा? 6। तो सिर्फ कोशेंट आया है, Q1 इज कोशेंट। ऐसे मान लो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते भाई 7, तो आप 2 से डिवाइड करते 6 आता, और क्या आ जाता आपके पास? रिमाइंडर 1। तो आपके पास क्या बन जाता है यहां पर जो इंटीग्रल वैल्यू है 3 + 1, कोशेंट प्लस में रिमाइंडर 1। पर जस्ट इमेजिन
आपके पास 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते, जस्ट इमेजिन अगर 28 होते तो आप क्या करते, इसको भाई 8 से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाता, 8 3 जा 24, कितना बच जाता 4। अभी क्या हुआ था सब केस, अगर 8 से डिवाइड करने पर 2 या 2 से ज्यादा, एक बचा तो कोई दिक्कत नहीं और कुछ बचा ही नहीं तो इश्यू ही नहीं। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा बचेगा तो देन आप उसको फिर से डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से। कितना आ गया, 2 2 जा 4, कट गया, 3 + 2 5। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया क्वोशंट 1 और ये आ गया आपके पास है क्वोशंट नंबर 2। इस तरीके से ऐसे ही मान लो आपके पास वैल्यू आ जाती, जस्ट इमेजिन 31 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल के 31 आ गए भाई, अपने घर का राज कुछ भी लिख लो भाई। तो 8 3 जा 24, क्या बन जाता है इस ट्रिक के हिसाब से, बचता 7। 7 2 से ज्यादा है, 2 हो तो भी हमें तो डिवाइड करना ही करना है। फिर से आप डिवाइड कितने से करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। तो यहां पर आपकी इंटीग्रल वैल्यू क्या बनती, 3 + 3 + 1 7। तो भाई ये Q1 + Q2 + R कैसे निकालना है आपको यही समझाने की अभी कोशिश की गई है कि Q1 क्या है, Q2 क्या है और R क्या है। तो भाई जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पहले वो कैलकुलेट करो, उसके लिए आपको ऑलरेडी ट्रिक बता रखी है कि भाई आपके पास कौन से ग्रुप में क्या है, एक एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रुप याद करना पॉसिबल है। प्लीज ग्रुप को लर्न कर लो, फाउंडेशन के अंदर स्पेशल आपको ट्रिक्स दे रखी हैं सारों की, याद नहीं करोगे फिर चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी और प्रेशर ज्यादा होता चला जाएगा। क्यों, 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, 2 सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक बेसिक चीज जो पीरियोडिसिटी ने समझाइए, ग्रुप वाले सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ग्रुप याद कर लो बेटा, ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7। सिंपल से ट्रिक और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन खत्म। हर साल नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, सीयूटी, हर जगह यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, आएंगे। बार बार कुछ भी पढ़ोगे बार बार यूज होगा। तो प्लीज अगर आपको याद है अच्छी बात है, याद नहीं है तो प्लीज गो टू फाउंडेशन सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर और वहां पे ट्रिक टू लर्न एलिमेंट्स, वहां जाओ और सभी एलिमेंट्स को, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को प्लीज लर्न कर लो, वो जरूरी है। अब आगे चलते हैं बेटा फिर से। अब आपके पास Q1 + Q2 + R कुछ इंटीग्रल वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। उनकी क्या मीनिंग है, अगर वो इंटीग्रल वैल्यू आई है 2, उसका मतलब वो मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और उसकी शेप होगी, ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर 3 इंटीग्रल वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, अगर 4 है तो sp3 या dsp2। ठीक है जी, dsp2 अगले साल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा बेटा, प्लेलिस्ट है उसकी भी पूरी, पर अभी उसके बारे में नहीं सोचे प्लीज। अगर 5 आया तो sp3d, ये होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर 6 आया तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। वही सारी शेप्स हैं जो आपके पास पीछे थी, बस अब की बार उनकी हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो यहाँ पर s और p इंटरमिक्स होके 2 sp बनाएंगे, यहाँ पे 1 s और 2 p इंटरमिक्स होके sp2 बनाएंगे, यहाँ पे 1 s और 3 p 4 sp3 बनाएंगे। इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगी और उनकी ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रीज आएंगी। अब ट्रिक के अगले वाले पोर्शन में चलते हैं। तो प्लीज इसको क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपने सामने एक पेज पे लिख के रख ले ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहे। मेरे तो आगे बोर्ड है, कोई इशू नहीं है। अब इन सारों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा आराम से, सारों के। तो किसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सारों को आपको काउंट करना है। बेरिलियम भाई कौन से ग्रुप से है, हाँ जी बोलो, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम ग्रुप 2 से है, बेटा मांगे कार स्कूटर, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। क्लोरीन कौन से ग्रुप से है, 17 वालों में 7, टोटल कितने हैं 2। कार्बन ग्रुप 14 4, ऑक्सीजन ग्रुप 16 6 गुना में 2, बोरोन ग्रुप 13 3, हाइड्रोजन ग्रुप 1 3 × 1, कार्बन ग्रुप 14 4, हाइड्रोजन ग्रुप 1 4 × 1, फॉस्फोरस ग्रुप 15 5, क्लोरीन फिर से ग्रुप 17, तो भाई 7 × 5, 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सल्फर ग्रुप 16 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस फ्लोरीन ग्रुप 17 7 × 7। ऐसे ही आयोडीन ग्रुप 17 7, प्लस फ्लोरीन भी ग्रुप 17 7 × 7। ये वाला देखो, अब हाइब्रिड आ गया, काफी ज्यादा चीजें आ गई। हाइड्रोजन ग्रुप 1 से है 2 × 1, प्लस सल्फर ग्रुप 16 से है 6, प्लस ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 से है तो 6, और इसमें कितने ऑक्सीजन है टोटल 4। आगे जी ऐड कर लो बेटा, कितना आएगा
आपके पास 14 + 2 16 आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास कितने आ जाएंगे, फिर से 16 आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास 8, यहाँ पे आपके पास 40, यहाँ आपके पास आ जाएंगे 48, यहाँ आपके पास आ जाएंगे 56, यहाँ आपके पास आ जाएंगे 2 + 6 8, 8 + 24 32। आ गए जी। अब तो बस बच्चों वाला काम रह गया। अगर 2 से 8 से कम है या 8 है तो 2 से डिवाइड करो, 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करो। तो इसको डिवाइड किया 8 से ज़्यादा 8 से, इसको डिवाइड किया 8 से, इसको डिवाइड किया 2 से, इसको डिवाइड किया 2 से, इसको 8 से, इसको डिवाइड किया 8 से, इसको भी 8, वेरी गुड, इसको भी वेरी गुड, ठीक बोल रहे हो बिल्कुल 8। लो जी हो गया खब। तो भाई यहाँ पर आपके पास कितना इंटीग्रल वैल्यू 2, यहाँ कितने आई 2, यहाँ कितने आई 3, यहाँ आपके पास 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ कितने आ गई 4। लो जी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। जहाँ पे वैल्यू 2 आएगी वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp। जहाँ पे 3 आएगी वहाँ पे क्या होगी, तो ये दोनों किस चीज़ हाइब्रिडाइजेशन के हैं, sp। जहाँ पे 3 वैल्यू आई वहाँ पे क्या होगा, sp2। बस थोड़ी सी लर्निंग, थोड़ी सी ट्रिक, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और टॉपिक खत्म। जहाँ पे 4 आई वहाँ पे sp3। जहाँ पे 5 एग्जैक्टली बोर्ड पे था sp3d। जहाँ पे 6 चेक करो और बताओ प्लीज, 6 वाले में कितनी है sp3d2, 7 वाले में sp3d3, 4 वाले में sp3। होगी जी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, हो गए क्वेश्चन सोल्व। तो ये तरीके हैं आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सिंपल। वो पूछता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फलाने मॉलिक्यूल की, तो ये तो आपके पास सिंपल है। अगर आपको एलिमेंट लर्न है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाए भी हैं, ये इस ग्रुप से इसके पास इतने, ये उस ग्रुप से इसके पास इतने, जस्ट ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाओ, डिवाइड करो, काम खत्म। बहुत 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 इजी है। और अब इसी के थोड़े से हायर लेवल पे चलेंगे। इसके थोड़े से 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हायर लेवल के हैं जिनको आपको देखना है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए सारों को, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। बेटा जी अब आ गया अपना फाइनल टॉपिक इस कंसेप्ट का। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, आपके किसी भी अच्छे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आने की ये लगा लो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। तो इसी के ऊपर अब आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब की बार ज्योमेट्रीज नहीं पूछी हैं, ज्योमेट्रीज तो यहां से आ जाती हैं, अब की बार शेप्स पूछी हैं। और VSCPR थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि बेटा शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके थोड़े से मजे लेगा बेटा। अब यहां पर जब आपसे शेप पूछी जाएंगी तब अब आपको अगले 1.5 साल तक बार बार इस टेबल को और VSCPR वाले टेबल को लर्न करना पड़ेगा। 3-2 का केस क्या था, 4-1 का केस क्या था, भाई 4-2 का केस क्या था, 3-1 का केस क्या था, वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उसका अप्लाई यहां करना है आपको। मैं अब आपको दोनों को, हाइब्रिडाइजेशन को और VSCPR को, दोनों को यूज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन कैसे करने हैं उसके ऊपर अब क्वेश्चन कराता हूं। तो थोड़ा सा जल्दी देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई ऑलरेडी बेटा। तो फाइंड द शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशंस। ये आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। कुछ 5-6 मैंने ले रखे हैं और बाकी सब मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो यहां पर 2-3 नई चीजें हैं, जैसे चार्ज आ गया तो क्या करेंगे, चार्ज आ गया तो कॉमन सेंस यूज करेंगे। पॉजिटिव का मतलब लॉस करके बैठा है, तो जितना पॉजिटिव है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। नेगेटिव का मतलब गेन करे बैठा है, तो जितना नेगेटिव है उतना उसके अंदर आप ऐड कर देंगे, दैट्स इट। और फिर वही चीज Q1 + Q2 + R, क्वेश्चन खत्म। बहुत 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 इजी टॉपिक है आपके पास, ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते जाओ। अभी भाई आपके पास NH4 तो कितने हो गए, 5 प्लस इसके 4, 9। प्लस का मतलब एक घटाना है, जितना प्लस उतना घटाना है, +1 है तो एक घटाना है, घटा दिया भाई। NH2 नेगेटिव 5 + 2 7 -1 मतलब एक जोड़ना है, माइनस का मतलब जोड़ना है, प्लस का मतलब घटाना है, जोड़ दिया भाई। ऐसे ही आपके पास इन सब के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड आउट कर लिए। अब ये जो इंटीग्रल वैल्यूज आई हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिनसे आपकी हाइब्रिडाइजेशन पता चल रही, इंटीग्रल वैल्यू आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे के बैठी है। 2 का मतलब वो पर्टिकुलर कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज तो है, लीनियर शेप, लीनियर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट उसको करना चाहिए, पर इस 2 का मतलब ये भी है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ये VSCPR वाला पॉइंट आ गया बेटा जी। 3 का मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है।
4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यूज करते हैं इसी चीज को, शेप्स तो तभी आएंगी जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। चलो चेक करते हैं। तो भाई इसके पास 8 आ गया, डिवाइड किया कितना आ गया 4। तो भाई इसका मतलब इस नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड पेयर है। कितने हाइड्रोजन है 4, 4 के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 4 ही बॉन्ड पेयर हैं। तो केस किसका हो गया आपके पास 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। और ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। 4 0 का केस चेक करो ना, एक बार पेज पलट के तो देखो, एक बार पुरानी वीडियो देखो अगर नहीं देखी है तो आपको। 4 0 का केस कौन सा था, टेट्राहेड्रल। अगला केस NH2 नेगेटिव, थोड़ा सा अच्छा है ये की बार 8 के केस में फिर से डिवाइड किया 4 आ गया। तो भाई 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसके पास। लेकिन बॉन्ड पेयर हैं कितने, H2 2, बाकी के 2 कहां गए, लोन पेयर की फॉर्म में। तो इस भाई साहब की अगर आप बात करोगे तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही क्या बच गए, लोन पेयर। तो केस कौन सा हो गया, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का। क्या था इसकी शेप, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर की, वी शेप। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप वी, बेंट, एक ही बात है। ClF3 भाई जहां पर 8 से ज्यादा है वहां पे तो आपको अपना कीमती दिमाग खर्च ही नहीं करना, सिंपल डिवीजन सीख लो, क्वेश्चन खत्म है। जैसे 28 है, यहां पे डिवाइड करोगे तो पहले 8 3 जा 24, बचेंगे 4 को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अभी रूल पढ़ा ही था, अगर 2 या 2 से ज्यादा तो फिर से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास Q2 आएगा 2 2 जा 4 कट जाएगा। तो ये जो पहली डिजिट आती है ये होते हैं आपके पास बॉन्ड पेयर्स, ऑटोमेटिकली स्ट्रिक की खासियत है यही। और जो दूसरा Q2 आता है ये होते हैं आपके पास लोन पेयर्स, ये खासियत है स्ट्रिक की। तो बेटा जी इस भाई साहब के पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, पिछली थ्योरी का लास्ट कंसेप्ट, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टी शेप, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एरो शेप। तो इसकी शेप क्या बन जाएगी, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में टी, या बेटर इज नोन एज एरो। तो अगला देखते हैं XeF6, जेनोन बॉन्ड नहीं बनाता ना भाई। आपके नोबल गैसेज में जेनोन भाई साहब आयनाइजेशन पोटेंशियल एग्जैक्ट प्लेटिनम के आसपास रखता है, जिसकी वजह से ये भाई साहब बहुत ज्यादा एनर्जी देने पर बॉन्ड बना लेता है। बहमत करना, नहीं बनाता, बना लेता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आए 50 को डिवाइड करो भाई 6 + 1, तो साफ है। अभी बताया ना 8 से ज्यादा वालों में तो ट्रिक की आपको जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा सोचना था। 4 होने चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू 4 आई है तो 4 के 4 बॉन्ड बना के बैठे, इसमें आपके पास 2 बना के बैठा, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, या तो सोचना ही नहीं। 6 1 का केस भाई, 7 वाला केस कौन सा था, पेंटागोनल बाय पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे पेंटागन के ऊपर। लेकिन अब क्या आ गया, एक लोन पेयर। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल की शेप क्या हो गई अब की बार, पेंटागोनल पिरामिडल। एक नीचे लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर शेप थोड़ा ना डिटरमाइन करेगा बेटा जी। अगले पे चलते हैं, सॉरी ये XeO3 जेनोन ट्राइऑक्साइड, इसमें 26 डिवाइड किया, ये आया 3 + 1, पहला कोशेंट 3, दूसरा कोशेंट 1, डिवाइड करके देख लेना, सिंपल सी डिवीजन है। तो टेट्राहेड्रल है, sp3 है, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन शेप क्या आएगी, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। चेक करो ना एक बार VSCPR, एक बार पेज पलटो बेटा, पता चल जाएगा। ये वीडियो देखो अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाए तो। 3 + 1 वाला केस क्या था, पिरामिडल, एग्जैक्टली। ऐसे ही H2O, आपके पास H2O में ऑक्सीजन 4 इंटीग्रल वैल्यू आई, तो भाई बॉन्ड 4 बनने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 है, यानी कि 2 ही बॉन्ड बना के बैठा है। तो बाकी के 2 क्या रह गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 2 बॉन्डिंग में चले गए तो 2 लोन पेयर बच गए। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप आपके पास V आएगी। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। देखो ना H2O जब भी देखा होगा ऐसे देखा होगा ना बेटा आपने हमेशा। ऐसे ही OH नेगेटिव में भी आपके पास 6 + 1 हाइड्रोजन + 1 नेगेटिव चार्ज, 8 4, तो भाई 4 के हिसाब से sp3 होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड पेयर 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना के बैठा है। 3 लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में और 2 लोन पेयर की फॉर्म में। और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आपकी जो शेप हो डिटरमाइन नहीं करते। तो भाई आपके पास 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ऐसी शेप्स क्या थी, लीनियर। अब अगर ये 6-7 एग्जाम्पल समझ में आ गए ना, तो बेटा ऊपर जितने भी हैं सोल्व करके देखो। मेरे को नहीं लगता जहां पे सेंट्रल एटम 1 है वहां का आपका फिर कोई भी क्वेश्चन 12th ग्रेड तक रुकेगा। तो एक बार इनको ट्राई करके देखो। बस एक चीज का ध्यान रखना, ट्राई करते वक्त जब आप बाकी क्वेश्चन को ट्राई करो, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन वाली टेबल
प्लस में VSCPR वाली टेबल, दोनों एक साथ रख के ट्राई करना। क्वेश्चन करते करते बिलीव मी आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, ये प्रैक्टिस से लर्न हो जाएंगे सारे के सारे पॉइंट। तो एक बार इन सारे क्वेश्चनों को ट्राई करके देखो, आपकी कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू, होपफुली समझ में आ गया होगा।